अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने हल्फ उठा लिया है और वज़रा को कलमदान भी दिए जा चुके हैं। 8 फरवरी से शुरू होने वाला इंतखाबी अमल बिलाखिर अपनी तकमील को पहुँच गया है, मगर इस इंतखाबी अमल पर सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और इन्हीं सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के दरमियान बनने वाली हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें सर फहरिस्त लेजिटिमेसी का चैलेंज है। अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और मौजूदा हुकूमत धांधली के पैदावार है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली में उसकी 180 नशिस्तें बनती हैं और तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। खुद हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM की लीक होने वाली ऑडियोज़ में MQM के रहनुमा ये कहते सुने गए कि पीपल्स पार्टी MQM के मैंडेट को 100% जाली कहती है, जबकि इन्हीं ऑडियो लीक्स में गवर्नर सिंध ने यह कहा कि अगर हमारा मैंडेट 100% जाली है तो दूसरी जमात 200% जाली है। तहरीक इंसाफ धांधली के मुकदमात लेकर इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में जा चुकी है और ये ऐलान भी कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेगी, मगर फिलहाल उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला है। और ख़ुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि कानूनी अमल से रिलीफ की तवक्कात नहीं है और हम मज़ाहमत करेंगे। तहरीक इंसाफ का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के बेशतर अरकान इलेक्शन जीते नहीं हैं बल्कि उन्हें जितवाया गया है और यही इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली को बयानिया बनाया हुआ है और वो मुसलसल हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है और ऐसे में नून लीग के लिए इंतखाबी नताइज एक चैलेंज बने रहेंगे। खुद नवाज शरीफ के मैंडेट पर सवालात उठ रहे हैं, उनकी सीट पर सवालात उठ रहे हैं। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने दावा किया कि जब मैंने कुछ लोगों से कहा कि मेरे हल्के में दोबारा गिनती करा दो तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि फिर NA 130 यानी नवाज शरीफ के हल्के में भी गिनती कराएंगे। इसी मामले से जुड़ा एक चैलेंज सियासी इस्तेहकाम का है। तहरीक इंसाफ या मौलाना फजलुर रहमान अगर धांधली की शिकायत लेकर सड़कों पर आते हैं तो हुकूमत के लिए उन्हें संभालना एक बड़ा मसला होगा। और साथ ही जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ केसेस का ट्रायल हुआ है और फैसले सामने आए हैं तो माहिरीन कानून का मानना है कि जैसे ही ये केसेस आला अदालतों में पहुंचेंगे तो इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला है। और अब जिन केसेस में इमरान खान को सज़ा हुई है और वो आला अदालतों में पहुंच चुके हैं, तोशाखाना केस जिसमें इमरान खान को 14 साल की सज़ा हुई, उस पर अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है और अब उस पर आइंदा समाअत पीर 18 मार्च को होगी। इसी तरह साइफर केस जिसमें इमरान खान को 10 साल की सज़ा हुई, उस केस में भी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है और 18 मार्च को इस केस की भी आइंदा समाअत होगी। इसके अलावा इद्दत में निकाह के केस में इमरान खान को 7 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई। इस सज़ा के खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हो रही है और इसकी आइंदा समाअत 20 मार्च को होगी। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, अभी गवाहों पर जिरा होनी है। इसी तरह 9 मई और जाली रसीदों के मामले भी अदालतों में हैं। बहरहाल मुमकिन तौर पर अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही दबाव बढ़ाए हुए है। अब सियासी मुफाहमत का माहौल पैदा करना और तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चलना मौजूदा हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार नहीं है। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम के लिए निहायत ज़रूरी है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत का पहला हदफ बना हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालते ही पहला इजलास मईशत के हवाले से किया और फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम में जाना भी पाकिस्तान की मजबूरी है। इन हालात में जहां हुकूमत की अपनी मुआशी पॉलिसी का किरदार अहम होगा, वहीं हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का किरदार भी अहम होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुआशी विजन में वाज़ेह फ़र्क है और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी सरकारी इदारों की निजकारी के सख्त खिलाफ है, जिस पर शहबाज शरीफ की हुकूमत जोर दे रही है। इस सूरत हाल में मुश्किल मुआशी फैसलों पर इत्तेहादियों को ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना भी शहबाज हुकूमत का एक चैलेंज है। इसके अलावा इत्तेहादियों को सियासी तौर पर साथ लेकर चलना भी शहबाज शरीफ की सलाहियतों का इम्तिहान होगा। कौमी असम्बली में नून लीग की अददी बढ़तरी पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है और पीपल्स पार्टी की काबीना में अदम शमूलियत इस बात का इशारा है कि मुश्किल फैसलों का सारा बोझ नून लीग को अकेले ही उठाना पड़ेगा और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की शराइत को भी मानना पड़ेगा। MQM भी एक आईनी तरमीम का मुआहदा करके नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल हुई है। पीपल्स पार्टी को साथ रखते हुए आईनी तरमीम का यह वादा पूरा करना भी नून लीग की हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। यानी एक चैलेंजेस की बहुत बड़ी दीवार है जिसे अबूर कर कर नून लीग अपने मैनिफेस्टो पर अमल कर सकती है या फिर अपना वक्त पूरा कर सकती है और इस हुकूमत को आगे बढ़ा सकती है। मगर तहरीक इंसाफ कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है? क्या वो शोर मचाकर रिलीफ हासिल कर पाएंगे, सड़कों पर आकर रिलीफ हासिल कर पाएंगे? सब पर बात करते हैं। सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है एक तरफ चैलेंज है और चैलेंज ये है कि अपोजिशन का दावा है तहरीक इंसाफ का कि इस हुकूमत के पास ना मैंडेट असली है ना ये हुकूमत कर सकते हैं, मगर दूसरी तरफ अब हकीकत यह है कि हुकूमत बन गई है
اب کابینہ بن گئی ہے, آگے کے پلانز سامنے آ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہیں, آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی واقعی حکومت خطرے میں ہے, یہ حکومت چل نہیں سکتی, یہ سارے تجزیے ٹھیک ہیں, یا فی الحال حکومت چل پڑی ہے اور تحریک انصاف فی الحال کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتی اس حکومت کو؟ دیکھیے, حکومت تو قائم ہو گئی ہے اور چل بھی پڑی ہے. اب اسے دھکا دینے کے لیے تو میرا خیال تحریک انصاف کے پاس طاقت نہیں ہے. جو دھکا دینے والے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اب پارلیمانی سیاست کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وہاں زور بازو آزمانا چاہیے. یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اور پہلے بھی سڑکوں پہ آ کر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا, اپنی مشکلات میں اضافہ کیا ہے, اور اب بھی سڑکوں پہ سیاست جو ہے اس کے کسی کام نہیں آئے گی. لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنا وجود بنوا سکتی ہے. ایک صوبہ اس کے پاس ہے, اس صوبے میں اپنے جوہر دکھا سکتی ہے. اس سے آگے بڑھ کر کچھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس کا نقصان زیادہ ہوگا. اور حکومت جو ہے اس کو اب پرفارمنس دکھانی ہے. نہیں, حکومت اب اپنی پرفارمنس سے اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ قائم کرے گی اور اسے کھوئے گی. تو کچھ وقت تو حکومت کے پاس ضرور ہوگا کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھتی ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور لوگوں کو یقین دلا سکتی ہے کہ ان کی مشکلات جو ہیں بالآخر کم ہو جائیں گی اور وہ معاشی طور پر ملک کو سنبھال سکے گی. تو یہ ایک حکومت کے لیے جو چیلنج درپیش ہے وہ پرفارمنس کا ہے, اور پرفارمنس اگر نہیں ہوگی تو پھر حکومت کے معاملات بھی جو ہے ڈاواڈول ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر زیادہ زور پیدا ہو جائے گا. آسما, اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے جو حکومتی عمل ہے اس سے تقریباً باہر ہیں. نون لیگ کہتی ضرور ہے کہ ان کی چل رہی ہے, مگر ہمیں نظر آیا کہ اسحاق ڈار بھی فائنانس منسٹر نہیں بن سکے ہیں. پھر ایک ان کی اپنی سیٹ پر ہی فارم 45 کی تلوار لٹکی ہوئی ہے جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے. تو جاوید لطیف صاحب نے خود نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جی میں اپنی گنتی کرانے کی بات کر رہا ہوں, تو کہا کہ پھر ایک 130 کی بھی کرا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ خود ہی امپلائی کر رہے تھے اپنی بات میں کہ جیسے نواز شریف صاحب ہیں وہ الیکشن نہیں جیت پائے ہیں. اس سب میں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہوں تو ایسی جگہ ہے جو تحریک انصاف کو مل سکے اور شہباز شریف صاحب کے اختلافات ہو سکیں, یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیے, میرے خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک اوپن فیلڈ ہے ان ایبسنس آف نواز شریف صاحب بھی, اور نواز شریف صاحب نے بھی ان کو ایک پورا موقع دیا ہے کہ وہ وفاق میں بیٹھیں بطور وزیر اعظم اور بات چیت کریں یا جو بھی کریں. اب یہ پورا مینڈیٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. بلکہ اگر شہباز شریف صاحب کا دیکھیں تو جو بھی سسٹم ہے وہ ایک 1 پیج سسٹم اس وقت بھی چل رہا ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا کہ جس طرح کی بھی بات چیت ہوگی. مگر لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مستقبل قریب کے اندر کوئی پولیٹیکل سلیوشن جو ہے وہ ایز سچ دیکھنے کو ملے. البتہ آپ کو کچھ تبدیلیاں ضرور دکھائی دی ہیں, کچھ انڈیکیٹر ضرور ملے ہیں. مثلا علی امین گنڈاپور کا ایک سخت رویے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس آ جانا, ان سے بات چیت کرنا, اس کو بہت خوشائن قرار دینا, اسی طرح سے پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں بیٹھنا, مختلف الیکشنز کا میں حصہ لینا, اس کا حصہ بننا اور اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا, خود پروسیجر جو ہے, اور ان کا کہنا بار بار کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے لیجسلیشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں گے. تو یہ بہت سارے انڈیکیشنز ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ضرور مل کے آگے ضرور چلے گی اور مختلف مواقع کے اوپر ان کی اسی طرح کی پارٹیسپیشن ہوگی جیسی کہ پاکستان پی ڈی ایم کی اس زمانے میں عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی, اور وہی چلائیں گے جو کہ پہلے چلاتے تھے یا جس طرح سے چلاتے تھے. مثلا آپ کو فیٹف کی قانون سازی یاد ہوگی, آپ کو مختلف مراحل کے اندر جو ہے وہ انوالومنٹ بھی نظر آتی ہوگی. جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی آپ کو انوالومنٹ نظر آئی تھی اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایک لگتا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر کوئی ایز سچ کوئی بڑا منظر دیکھنے کو ملے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کے کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد سے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سسٹم آگے بڑھے اور کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی نظر آئے جہاں پہ وہ آ کے خود اپنے لیے بھی کوئی رستے جو ہے وہ نکال سکے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, نواز شریف صاحب میرا خیال ہے بیک سیٹ پہ بیٹھ کے انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ
मामलात किस तरफ जाते हैं। हो सकता है पार्टी सदारत वो अपने हाथ में रखें या कुछ दिनों में उनको मिल जाए और वो फिर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की तरफ जाएं, लेकिन सरे दस्त ये जो सीट है वो कुल्ली तौर पर शहबाज शरीफ साहब के पास ही है। शाफी साहब, ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो ज़ाहिर है नून लीग को भी मिल गई थी, पूरी पीडीएम को मिल गई थी। हालांकि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद तो शदीद मोहब्बत का शिकार थे इमरान खान साहब के साथ, सहाफ़ियों को बिठाकर कसीदे पढ़ा करते थे और इमरान खान साहब उनके कसीदे पढ़ा करते थे। शहबाज शरीफ साहब का कम अज़ कम वो मामला नहीं है, इमरान खान साहब के इख्तलाफात हैं, इसलिए शायद इनको सपोर्ट हासिल है। आपको लगता है 5 साल का तवील अरसा होता है, जो शहबाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो तो लड़ेंगे ही नहीं, ये 5 साल निकल जाना, इत्तेहादियों को भी संभाल लेना, इदारों से भी ताल्लुकात संभाल लेना, ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो उनके तो डीएनए में मुफाहमत लिखी हुई है, वो तो मज़ाहमत की बात कर नहीं सकते और ना उन्होंने कभी की है। और जरदारी साहब जो हैं वो भी मुफाहमत की बात करते हैं, मसालहत की बात करते हैं। और अब ये दोनों जो, एक सदर है एक वजीर आजम है, इनकी एक दूसरे से मुफाहमत भी हो चुकी है और इस वक्त जो हमारे अदारे हैं वो भी उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है वो हमारी रियासत को चैलेंज दरपेश है, हुकूमत से बढ़कर हमारी रियासत जो है उसको अपने मसाइल पर काबू पाने हैं। और आप देखेंगे हुकूमत का मामला नहीं है, यानी हुकूमत नाकाम हो गई, एक की जगह दूसरी आ गई। अब अगर नाकामी होती है, हम अपनी मुआशी मुश्किलात कम करने में कामयाब नहीं होते, हम रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, हम अपने रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं कर सकते, हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, तो फिर हमें कोई दूसरा संभालने के लिए नहीं आएगा और हमारी जो सलामती है वो खतरों से दो चार हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ना तो फौजी क़यादत के पास कोई और ऑप्शन है और ना सियासी क़यादत के पास कोई और ऑप्शन है। ये मजबूर हैं कि मिलकर चलें और मसाइल जो है उन पर काबू पाएं और 1 साल में 2 साल में ये आगे बढ़ते हुए नजर आए। अगर ये आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो फिर इनकी एक क्रेडिबिलिटी बनती चली जाएगी और लोग भी कुछ सुकून का सांस ले लेंगे। और आसमा, ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है एक तरफ 9 मई हो, दीगर मामलात हो, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी हो, ज़ाहिर है मज़ाहमत पहचान नहीं है उनकी, वो तो अगर कागज़ पे मज़ाहमत लिखा हो तो भी वो मुफाहमत ही पढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका ख्याल है 5 साल निकालना आसान होगा या मसाइल आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, उनकी हुकूमत की जो सबसे बड़ी गारंटी है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंसी में हैं और वो बारहा ये बात कह चुके हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके चलना पड़ेगा। दूसरी बड़ी गारंटी ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट है जो कि पूरी तरह से उनके साथ नज़र आती है। तो हो सकता है उतना वक्त तो कम अज़ कम वो निकाल ही लेंगे जितना इमरान खान साहब ने निकाला, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि हो सकता है ये हुकूमत अपनी पूरी जो टर्म है वो कर ले, क्योंकि ये सर्वाइवल की बात है, ये बका की बात है और बका किसी का भी एक दूसरे के बगैर नहीं है। अगर आप देखें इस वक्त भी जो सूरत हाल है, मईशत की हो या सियासी बहरान की हो या दीगर मामलात की हो, तो मेरा ख्याल है हमें एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं हर तरफ। और इस सिस्टम के लिए आप ये फ़र्क समझिए कि इस वक्त जो SIFC का मामला है, असल में जो हुकूमत है या इख्तियार है वो SIFC जो है वो मिलके चलाएगी और कैबिनेट उसके अंडर होगी, जो भी फैसले होंगे वो वहाँ पे होंगे और कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई हर्डल या कोई परेशानी या मुश्किल उस मामले के अंदर जो है वो सामने देखने को मिलेगी। एक बात, दूसरी बात ये कि स्ट्रीट पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी भी इस्तेमाल किए इससे पहले, वो स्ट्रीट पावर जो है वो अब उतनी उस लेवल पे किसी तौर पे भी नज़र नहीं आता कि वो कर पाएंगे, चाहे कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। अलबत्ता ये स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, जिन पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह तकिया किए हुए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी अगर देखा जाए तो वो भी किसी के हाथ अब एक मरतबा फिर इस्तेमाल नहीं होंगे, वो भी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। और आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब और बलूचिस्तान और वफाक के अंदर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की सेनेट के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी एक ये भी एक इंडिकेट करती है इस चीज़ को कि वो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को साथ लेके चलेंगे। अब रह जाती है बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की या बानी तहरीक इंसाफ की, तो खान साहब को भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना नज़र आता है। उनके पास एक्सट्रीम स्टेप क्या होगा कि वो अपनी पार्टी से कहें कि आप रिज़ाइन कर दें और बाहर आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस जगह पे होगी कि वो एक सूबा भी छोड़ दे या वो गलतियां करे जो पहले उन्होंने गलतियां की हैं, तो एक स्मूथ जो चीज़ है वो चल सकती है, आगे जाके बन सकती है। और वही बात कि डिलीवर करेंगे, परफॉर्मेंस दिखाएंगे, मईशत में इशारे तब्दील होंगे, बेहतर होंगे, महंगाई में कम से कम कमी नहीं, तो ये सस्टेनेबिलिटी होगी, तो ही जो सर्वाइवल है इस हुकूमत का वो हो सकेगा। अदरवाइज़ जाहिर है कि एक तरह की कोalition गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर होता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़िया आपने सुना। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में सेहत कार्ड का प्रोग्राम बहाल कर दिया है और इस हवाले से 5 अरब रुपए मुख्तस भी कर दिए हैं। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ऐलान किया है कि हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है और वो इसे पायदार मैकेनिज्म के साथ रीलॉन्च करेंगी। अब जहाँ ये मुस्तहिक अफराद के लिए एक अच्छी खबर है, तो वहीं इस पेशरफ्त ने मुस्तहिक अफराद के नाम पर माली बेज़ाब्तियों के खदशात को भी जन्म दिया है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। द न्यूज़ में मुश्ताक ज़ुबैदी की खबर के मुताबिक 2016 से लेकर अब तक हुकूमत 30 लाख मरीजों के मुफ्त इलाज पर 76.5 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, जिसमें से 60% रकम निजी शोबे के अस्पतालों को मिली है। लेकिन जहां इस प्रोग्राम के फ़ायदे मौजूद हैं, वहीं इसके गलत इस्तेमाल से मुतालिक शिकायत आई है। खुद वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा कासिम अली शाह ने उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए तस्लीम किया कि सेहत कार्ड के तहत प्राइवेट अस्पतालों में गैर ज़रूरी सी सेक्शन हुए। ऐसे केसेस थे जहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी और वहाँ पैसों के लिए ऑपरेशन किए गए। वज़ीर सेहत ने मजीद कहा कि हमें ऐसे केसेस की रोकथाम करनी है। एक तो ओवर बिलिंग हो रही थी और दूसरी जानिब मरीज़ की सेहत पर असर पड़ रहा था। सेहत कार्ड के गलत इस्तेमाल की शिकायत माजी में भी सामने आती रही हैं। इस हवाले से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में सरकारी अस्पताल के MS के ज़ेरे मिल्कियत निजी अस्पताल में अपेंडिक्स के जाली ऑपरेशन किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। दस्तावेज़ के मुताबिक निजी अस्पताल में साल 2022 में सेहत कार्ड के तहत 2602 ऑपरेशन किए गए हैं और निजी अस्पताल में सिर्फ अपेंडिक्स के 1829 ऑपरेशन किए गए। सेहत कार्ड डेटा से मालूम हुआ कि बाज़ अफराद के 2 मरतबा अपेंडिक्स ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि ज़िला दीर में अपेंडिक्स ऑपरेशन की शरह 70% से भी ज़ायद रही। दस्तावेज़ के मुताबिक सरकारी अस्पताल के MS निजी अस्पताल के शरीक मालिक हैं और अपर दीर में सरकारी अस्पताल को सेहत कार्ड पैनल में शामिल नहीं किया गया और सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पताल के लिए बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया जाता रहा। दस्तावेज़ के मुताबिक अपेंडिक्स ऑपरेशन की मद में इंश्योरेंस कंपनी से 3 करोड़ रुपए हासिल किए गए हैं और तहकीकाती कमेटी की जानिब से सेहत कार्ड पर होने वाले ऑपरेशन का ऑडिट करने की सिफारिश की गई है। लेकिन बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब में सेहत कार्ड के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक सहाफ़ी आसिफ चौधरी की खबर सामने आई, जिसके मुताबिक सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि बच्चों की पैदाइश के लिए प्राइवेट अस्पतालों में होने वाले 80% ऑपरेशन सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत हुए और ये बात 2016 से लेकर 2024 तक सरकारी आदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होती है। खबर के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि निजी अस्पतालों ने सिर्फ सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरीज की मद में 16 अरब रुपए से ज़ायद का दावा किया है। इससे जाहिर होता है कि सी सेक्शन के प्रोसीजर्स की मद में हुकूमत की तरफ से अदा की जाने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा निजी अस्पतालों के मालिकान के पास गया है। आदाद-ओ-शुमार से मजीद पता चलता है कि पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में इस अरसे के दौरान कुल 6,68,238 सी सेक्शन के प्रोसीजर्स हुए। कुल केसेस में से 5,25,619 प्रोसीजर्स निजी अस्पतालों में अंजाम दिए गए, जबकि पूरे सूबे के सरकारी अस्पतालों में 1,42,619 प्रोसीजर्स अंजाम दिए गए। और इस बड़े फ़र्क ने तिब्बी बिरादरी के बहुत से आज़ाद मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया है, जो इस मामले की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब के सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरीज की तादाद 2,10,124 रिकॉर्ड की गई और उनमें से 1,42,621 नॉर्मल डिलीवरीज सूबे के सरकारी शोबे के अस्पतालों में रिपोर्ट हुई। खबर के मुताबिक एक सीनियर मेडिकल टीचर का कहना है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में किए जाने वाले सी सेक्शन के प्रोसीजर्स के दरमियान बड़े फ़र्क की वजूहात सामने लाने के लिए तीसरे फरीक के जरिए अच्छी तरह से जांच की ज़रूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बात को अवामी सतह पर लाना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को बज़ाहिर इस तरीक़ाकार से गुजरने पर मजबूर क्यों किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे बहुत से माहिरीन को जानते हैं जो इस किस्म के कामों में मुलविस होते हैं, क्योंकि उन्हें कुदरती पैदाइश के मुकाबले में सी सेक्शन करने के लिए कई गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है और गायनोकोलॉजिस्ट ने मरीजों की तिब्बी मालूमात की कमी का फ़ायदा उठाया होगा और बड़े माली फ़वाइद के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया होगा। खबर के मुताबिक इस सिलसिले में सरकारी आदाद-ओ-शुमार तिब्बी माहिरीन के नुक्ता नज़र की तायीद करते हैं, क्योंकि 2016 से जनवरी 2024 तक निजी अस्पतालों को सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरीज की मद में 16 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगी की गई थी। खबर के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2023 में निजी अस्पतालों ने 1,97,000 से ज़ायद सिजेरियन प्रोसीजर्स किए हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों ने सिर्फ
97,390 ऐसे प्रोसीजर्स किए हैं। खबर के मुताबिक एक ओहदेदार का कहना है कि उस वक्त की निगरान हुकूमत ने 2023 के वक्त में निजी अस्पतालों में सिजेरियन प्रोसीजर्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। जब उसने हिसाब लगाया कि इन सहूलियात की मद में दावा की जाने वाली कुल रकम का एक बड़ा हिस्सा साल 2022 और 2023 में खतरनाक तनासुब तक पहुंच गया है। उन्होंने मजीद कहा कि निजी अस्पतालों ने 2 सालों के दौरान 4,78,523 सी सेक्शन के प्रोसीजर्स किए हैं। नतीजतन 2 सालों में किए गए तमाम सी सेक्शन और नॉर्मल प्रोसीजर्स की मद में दावा की गई रकम 15 अरब रुपए हो गई थी, जो पिछले 6 सालों के दौरान निजी अस्पतालों की तरफ से दावा की गई कुल रकम से कई गुना ज़्यादा थी। और इस सूरत हाल ने हुक्काम को पाबंदी लगाने और पॉलिसी पर नजरसानी पर मजबूर किया था। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है, जिसको संभालने के लिए नून लीग ने प्राइवेट सेक्टर के मोहम्मद औरंगजेब को वजीर ख़जाना बनाया है और नए वजीर ख़जाना ने अपने लाए अमल का ऐलान भी कर दिया है। बुध को हमारे प्रोग्राम में वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने नया IMF प्रोग्राम, प्राइवेटाइजेशन, बैरूनी सरमायाकारी, महंगाई, टैक्स वसूली और आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए मुआशी टारगेट्स के हवाले से अहम ऐलानात किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने अखराजात में कमी लाना होगी, रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। दोस्त ममालिक मदद तो करना चाहते हैं, मगर उन्होंने भी वाज़े कर दिया है कि ये मदद कर्ज़ों की सूरत में नहीं बल्कि सरमायाकारी की सूरत में होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेकर जाएंगे, एग्रीकल्चर, माइनिंग और IT के शोबों में बरामदात बढ़ाएंगे, जबकि इसके साथ ही उन्होंने महंगाई की शरह और शरह सूद में कमी की तवक्को का भी इजहार किया था। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, ज़ाहिर नई हुकूमत आई है, नई मुआशी टीम है, औरंगजेब साहब काफ़ी बातें बड़ी वाज़े कर रहे हैं, हाउस इन ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं, IMF के हवाले से बहुत क्लैरिटी है उन्हें। आपको लगता है कि ये जो इस वक्त एक स्टेबिलिटी का फेज़ है ये कंटिन्यू करेगा या आपको खतरात अभी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? क्योंकि एक आखिरी किस्त है, उसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की हुकूमत बात कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी दी है जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो आपके प्रोग्राम में कहा है। देखिए, साथ साथ आप अपने जहन में ये बात भी रखिए कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन से पहले एक पार्टी थी, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है, नवाज पार्टी, वो एक ही पार्टी थी जिसने बड़े वाज़े तौर पर इकोनॉमिक टारगेट्स अगले 5 साल के वाज़े कर दिए हैं और मुनासिब टारगेट्स हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं और मुनासिब हैं। और इसलिए मेरा ख्याल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को उन टारगेट्स को अपने सामने रखना चाहिए। वो वाज़े तौर पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कह दिया है कि अगले 2 साल के अंदर हम अफरात ज़र की रफ्तार को 4 से 6% तक गिरा देंगे। दूसरी तरफ हम शरह नमू को जो है वो 5 साल में 6% के ऊपर ले जाएंगे। इस तरह के वाज़े टारगेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान हमारे मुस्लिम लीग नवाज के मैनिफेस्टो में, एंड दैट शुड बी ऑनर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन इज़ द वे फॉरवर्ड, PIA को फौरी तौर पर करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे और दोस्त ममालिक से भी कर्ज नहीं बल्कि उनको जो सरमायाकारी के SIFC के प्लेटफॉर्म से एवेन्यूज़ हैं वो देंगे। ये आपको मुमकिन भी नज़र आता है कि ये वाकई ट्रैक पर रहकर काम हो जाएगा? बात दरअसल ये है कि प्राइवेटाइजेशन का इशू बड़ा थॉर्नी इशू है और इस वक्त एक कोएलिशन की हुकूमत है जिसमें एक तरफ आइडियोलॉजी जो है मुस्लिम लीग की वो प्राइवेटाइजेशन के यकीनन फेवर में है। जब वो पहली दफ़ा आए थे 90s में तो बहुत उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया था, मगर दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी बड़ी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहे हैं। आपको तो पता होगा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में बातचीत जो है 2014 से चल रही है और इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट्स। तो अब ये देखना है कि वाकई जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि वो अनखरीद प्राइवेटाइजेशन कर पाएंगे PIA का, दिस विल बी अ रियल टेस्ट कि कोएलिशन गवर्नमेंट की थिंकिंग जो है वो एक होती है या कुछ डिफरेंसेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बेहतर है कि जो लॉस मेकिंग इदारे हैं जो कि बहुत बड़ा ज़ाहिर बजट का हिस्सा जिनके पास चला जाता है, बेहतर है PIA समेत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी समेत उन्हें प्राइवेटाइज कर दे?
بات دراصل یہ ہے کہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں، آپ نے کہ الیکٹرک جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو چکا ہے، اس کی پرفارمنس کوئی واضح طور پر بہتر نہیں ہے. انفیکٹ جو سب سے اچھے ڈسکوز ہیں وہ پنجاب کے 3-4 ڈسکوز ہیں، لاہور، گجرانوالہ اور آپ کا فیصل آباد. یہ اچھے ڈسکوز ہیں اور ان کے لاسز وغیرہ اور پرفارمنس بہت کم ہے کمپیئر ٹو کے الیکٹرک. تو یہ کہنا کہ پرائیویٹائزیشن کرنے کے فوراً بعد آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی، ایسا ہوا نہیں ہے. تو لہٰذا اب سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. اور دوسری طرف جب آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کو تو ان کے پاس مونوپولی آ جاتی ہے، تو اس وقت بہت سخت ریگولیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ریگولیشن جو ہو رہا ہے with all due respects by NEPRA and so on has been very defective. تو یہ ایشو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا. مطلب اور ساتھ میں یہ بتائے گا کہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے، جس میں انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جو سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس میں بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں. ظاہر میں نظر آتا ہے کہ جو ایگرو کے ساتھ سندھ میں تھرمے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی کافی تعریف ہوتی ہے. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ دیگر پروجیکٹس میں بھی جاری ہے، چاہے وہ ملیر ایکسپریس وے ہو، دیگر پروجیکٹس ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا وائبل ماڈل ہے جس کی طرف وفاقی حکومت بھی جا سکتی ہے اور دیگر صوبے بھی جا سکتے ہیں؟ ابھی تک دیکھیے ہمارا جو فیڈرل پاکستان اسپیشل ڈیولپ پی ایس ڈی پی جو ہے اس میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ پروویژن رکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پی 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 بیسس پر کچھ پروجیکٹس ہوں گے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. ایک ہی مجھے یاد ہے پروجیکٹ ہے ہائی وے والا جو سیالکوٹ والا ہے، اس میں کچھ حد تک انوالومنٹ رہی ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پنجاب میں بھی بہت کوششیں کی گئیں مگر نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلا. البتہ سندھ کی بات اچھی ہے، خاص طور پہ بڑے شہر میں، کراچی وغیرہ میں. یقیناً یہ ایک اچھا ماڈل ہو سکتا ہے مگر یہ بہت محدود ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے ہیز ٹو بی بیسڈ آن میوچول ٹرسٹ، اور یہ قائم ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور دوسری طرف اس وقت تو پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کا اتنا شائع ہے کہ اپنے کنونشنل سیکٹرز انڈسٹری وغیرہ میں ہی پیسہ نہیں لگا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے نئے پروجیکٹس ڈائیورسفیکیشن کی طرف، انفراسٹرکچر وغیرہ کی طرف جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ایسا ہو جائے مگر اس وقت اس کے امکانات کوئی خاص نہیں لگ رہے ہیں. ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ جو مہنگائی اور شرح سود میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کمی آئے گی. ہم نے فیبری کا نمبر دیکھا ہے، ظاہر ہے ہائی بیس ایفیکٹ کک ان کر رہا ہے، 23% کا نمبر آیا ہے. حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے آنے والے سالوں میں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کا ٹارگٹ تو سنگل ڈیجٹ میں جانے کا ہے، مگر وہ بہت زیادہ انحصار کرتی ہے پاکستان میں انفلیشن روپے اور ڈالر کی موومنٹ پر. ابھی تو ظاہر ہے بہت ٹائم سے اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اسٹیبلٹی رہے گی جس کی وجہ سے انفلیشن بھی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹینڈ بائی فیسلٹی جو اس وقت چل رہا ہے اس میں واضح طور پر یہ اگریمنٹ تھا کہ پاکستان ول مینٹین اے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی. ایسا نہیں ہوا ہے. اس کے برعکس فزیکل کنٹرولز ایکسرسائز کیے گئے ہیں امپورٹس پر تاکہ امپورٹس کا لیول کم رہے اور تجارتی خسارہ کم رہے. اس کے نتیجے میں آپ کو ایکسچینج ریٹ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف تو آ گیا ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا اس پالیسی کی تبدیلی میں. اور آنے والے اگر ہم پروگرام میں جاتے ہیں تو کیا آئی ایم ایف کا پروگرام ود آؤٹ ایکسچینج ریٹ پالیسی آج تک میں نے دیکھا نہیں. تو پتہ نہیں کیوں پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ چپ رہے ہیں، مگر یہ کہ اب دیکھنا ہے کہ کیا واقعی آئی ایم ایف یہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ ہم فزیکل کنٹرولز امپورٹس پہ لگاتے رہیں اور ایکسچینج ریٹ کو استعمال نہیں کریں. یہ بہت اہم ایشو خدا نخواستہ آ سکتا ہے.
اور صاحب اور پھر اس سارے سینیریو میں ظاہر ہے جو ایک اہم سوال تھا جو ہم نے ان کے آگے بھی رکھا کہ کیا پاکستان اب اسی طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے 2-3% کی ترقی ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرٹیلڈ ہو, امپورٹس کو آپ کنٹرول کر کے رکھیں اور جو ایکسپورٹس پلس ریمیٹنسز ہیں وہ تقریباً امپورٹس کے لگ بھگ ہوں, کرنٹ اکاؤنٹ پلس مائنس $100 ملین کی رینج میں ہو. مگر وہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی سے توقعات ہیں, اس کے علاوہ ایگریکلچر سے بھی توقعات ہیں, مائننگ سے توقعات ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسے ایونیوز ہیں کہ پاکستان 5-6% گروتھ کا سوچ سکے, کرنٹ اکاؤنٹ کو کرٹیل کر کے بھی رکھے؟ ان قریب ایسا ممکن, خدا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کوئی خاص ممکن نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ نئے پروگرام میں گئے تو اس کے امکانات ہیں کہ جو ٹارگٹ گروتھ ریٹ کی طرف ہم جائیں گے وہ پہلے سال یعنی کہ اگلے سال تقریباً 2.5 سے 3%, پھر اس کے بعد میں 3.5-4 اور مشکل سے آخری سال 4-4.5%. یہ رینج میں بات چیت ہوگی, اس لیے کہ آئی ایم ایف ول ناٹ الاؤ ٹو مچ این ایکسپینشنری پالیسی, بیکاز اس سے خطرہ یہ ہے کہ آپ کے حالات اسٹیبلائزیشن کی طرف جانے کے بجائے اور خراب ہو سکتے ہیں. تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ we will have to sacrifice growth at least definitely for the first 2 years. اگر فرسٹ 2 ایئرس کے بعد اگر ہم بات کریں, آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈیم ٹرم میں کم از کم ایک ایسا پلان ہے ایگریکلچر, مائننگ, آئی ٹی جو, اور وہ آپ کو وہاں پر اتنی کیپیسٹی نظر آتی ہے کہ پاکستان 5% گروتھ کا سوچ سکے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرتے ہوئے ان ایریاز سے اتنے ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا ہو جائے؟ یقیناً یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ کا جو شرح نمو رہا ہے, مجھے کچھ حد تک شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ پچھلے 15 سال سالانہ صرف ایوریج گروتھ ریٹ ہمارے ایکسپورٹس میں 2% رہا ہے, صرف 2%. اس طرح تو اکانومی چل نہیں سکتی. ہمیں کوشش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا ہے, جس میں یہ 3 سیکٹرز کافی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, بٹ ان کو ڈیولپ کرنے میں وقت لگے گا. آپ کو اپنے ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹو بنانا ہے. آپ نے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کر دیا ہے اور پیچھے سے کاسٹ پش انفلیشن چل رہا ہے, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, the exporters are being squeezed. ہمارے ایکسپورٹس گر چکے ہوتے اگر رائس میں ایکسپورٹس میں ہمارا اضافہ نہیں ہوتا اس سال, because of India constraining their exports. So اس وقت ایکسپورٹس very fragile position میں ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ ایکسپورٹس کو کس طرح کمپیٹیٹو کرنا ہے, ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. یقیناً یہ سیکٹرز ہیں, مگر اب آپ یہ دیکھیے کہ فرٹیلائزر کی قیمت تو آپ تقریباً مارکیٹ پرائس پہ لے آ رہے ہیں. گیس کی جو ٹیرف ہے اس کو بڑھا کر آپ مارکیٹ پرائس فرٹیلائزر پرائس پہ لا رہے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی ہندوستان میں فرٹیلائزر کی پرائس از 1/3 دا مارکیٹ پرائس, اور آپ مارکیٹ پرائس کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کا خیال ہے کہ فارمرز کی کاسٹ اور ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا. تو یہ سب بڑے اہم سوال ہیں, ان پر واضح طور پر اتنے جلدی کہنا مشکل ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. رہا دیجیے, اللہ حافظ.